class on pharmacokinetics. Right? Today is our first lecture. Ideally, I always deliver this lecture in LT because there are certain pictorial representations which actually could be better understood only in a lecture theater, only in face-to-face. But with this current situation, I have take help of some graphs. I will draw, मतलब मेरा PPT में है, and I will explain them. At any point of time, if you feel that you need an explanation, further explanation, you can just ask me कि सर मेरे को समझ में नहीं आया. Don't hesitate to do so. Kinetics नाम से क्या याद आता है? Kinetics काइनेसिस से आता है. फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब काइनेसिस मतलब मूवमेंट. ठीक है. बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स एक्चुअली डील्स विद, फॉर एग्जांपल सोचो आपका हेडेक हो रहा था, आपने 2 पैरासीटामोल ले लिया 500 mg का, तो क्या हुआ, आपका वो टैबलेट जैसे आपने सॉलो किया तो वो आपके मतलब आपके बॉडी में कैसे वो थ्रू आउट पास करेगा, दैट एक्चुअली डील्स विद फार्माकोकाइनेटिक्स. इन अदर वर्ड्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, मैम स्लाइड चेंज हुआ ना? हाय. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pharmacokinetics is the quantitative study of drug movement in, through and out of the body. Let me explain it a bit. Quantitative, इसका मतलब क्या है? Basically, pharmacokinetics is the, what it tries to do is that it tries to gauge the movement of the drug in the body with respect to time. प्लीज टू रिमेंबर, टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. फार्माकोकाइनेटिक्स में 2 चीज इंपॉर्टेंट है. आपने ड्रग पेशेंट को दिया, वो ड्रग मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कब अचीव करेगा, इसको हम बोलते हैं सी मैक्स, और ये कितने टाइम में होगा. नाउ इंटेंसिटी ऑफ इफेक्ट, दैट इज बायोलॉजिकल इफेक्ट, is related to the concentration of the drug at the site of action, which depends on its pharmacokinetic properties. Now, pharmacokinetic properties of a particular drug is important to determine the route of administration, dose, onset of action, peak action time. Peak action time मतलब जब maximum action वो दिखाएगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग. फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग मतलब बीडी देना है, मतलब ट्वाइस डेली देना है या थ्राइस डेली देना है. सारे ये जो सारी चीज है ना, ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग. नाउ दिस इज द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. वी ऑल नो दिस क्लासिक पीएलपी मेम्ब्रेन. Now let's move to pharmacokinetics. में pharmacokinetics broadly can be divided into 4 main areas. What are these areas? Absorption, distribution, metabolism. पहले क्या होगा, ड्रग पहले हम जब पेशेंट को दे रहे हैं, पेशेंट को सोचो कोई टैबलेट दे रहे हैं, पेशेंट पानी के साथ स्वॉलो किया तो पेशेंट का गट से वो एब्जॉर्ब होगा. एब्जॉर्ब होने के बाद वो थ्रू पोर्टल सिस्टम वो लीवर में लिया जाएगा. वहां पे क्या होगा, तो सॉरी, एब्जॉर्प्शन के बाद पहले डिस्ट्रीब्यूशन होगा थ्रू आउट द बॉडी. डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो लीवर में लिया जाएगा जहां पे होगा उसका मेटाबॉलिज्म, फॉलोइंग विच द मेटाबोलाइज्ड प्रोडक्ट्स विल बी एक्सक्रीटेड through organs of excretion, primarily kidney. By the way, can you name any drug which can be, आप just common sense से सोच लो, इसके साथ pharmacology का कोई लेना देना नहीं. Can you just imagine a drug which can get excreted by lungs,
Give example of a drug which gets excreted by lungs. By the way, this is a very common oral question. I always tell in my lecture that I usually concentrate on the exam point of view. बच्चों को एग्जाम में जो जो चीज आते हैं वही हम डिटेल्स में कवर करेंगे, बाकी चीज बुक से पढ़ लेना। ये ओरल का एक क्वेश्चन है। नेम अ ड्रग विच प्राइमरीली गेट्स एक्सक्रीटेड बाय लंग्स। इसमें कॉमन सेंस Sir, का बहुत। please repeat name. Name a drug which gets excreted from the body through lungs. Lungs. Nitric oxide. Very good. Inhalational anesthetics. In other words, I take it. Inhalational anesthetics get excreted through lungs. Very good one. Clap. फिजिकल क्लास में मैं क्लैप ही देता था। चलो, नाउ वी मूव टू हाउ ड्रग्स आर, मतलब बॉडी में ड्रग जैसे हम लेते हैं वो तो ट्रांसपोर्टेड होता है फ्रॉम जीआईटी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस क्या है, चलो हम जान लेते हैं। ड्रग मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन, filtration, protein mediated transport, which is again of two types: facilitated transport, active transport. Active transport is again of two types: primary and secondary. The fourth process is pinocytosis. Just we will have a bird's overview of these processes. Passive transport, also called downhill movement. Most important mechanism for most of the drugs. In fact, majority of the drugs diffuse across the membrane in the direction of concentration gradient. Higher concentration to lower concentration, ये movement passive transport पे होता है। यहाँ पे there is no active role of the membrane. Now, the rate of passive transport is directly proportional to the lipid water partition coefficient. What does it mean? It means the more a drug is lipid soluble, the more easily it will pass through the membrane. Clear? Yes, Lipid soluble drugs diffuse by dissolving in the lipoidal matrix of the membrane. This process requires no energy, there is no saturation kinetics, and they doesn't involve any carrier. We will discuss what are the carriers, but here we don't require any carrier. Please note, this is the thing which is utilized by majority of the drugs. Also, the affecting factors include size of the molecule. I have already discussed lipid solubility, polarity, degree of ionization, and the pH of the environment. Now, the drugs which are unionized, the drugs which are unionized, low polarity, and higher lipid solubility are easy to permeate the lipoidal membrane. On the other hand, the next statement is just opposite of the earlier one. The drugs which are ionized, high polarity, and lower lipid solubility are difficult to permeate the membrane. Now comes the pH effect, which I have just shown you in the slide. The pH effect also influences this passive transport. How? Most of the drugs, please remember, most of the drugs are either weak acids or weak bases. Now, the ionization of drugs may markedly reduce their ability to permeate membrane. The degree of ionization of drug is determined by surrounding pH and their own pKa. Own pKa मतलब the pKa is determined by whether वो intrinsically weak acid है या base है। ये जो लास्ट स्टेटमेंट में बोला, इसका मतलब ये है कि अगर ये एसिडिक पीएच होगा तो जो गैस्ट्रिक पीएच कितना है, एसिडिक पीएच है, वहां पे एसिडिक ड्रग यूजुअली आयोनाइज नहीं होगा।
वहां पे बेसिक ड्रग आयनाइज हो जाएगा। एंड सिमिलरली जब ये स्मॉलर इंटेस्टिन में पास कर जा रहा है, गट स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टिन में, वहां पे पीएच अल्कलाइन है, वहां पे बेसिक ड्रग आयनाइज नहीं होगा, एसिडिक ड्रग आयनाइज होगा। This is the classic Henderson-Hasselbalch equation, which we all know, studied in biochemistry. pH equals to pKa plus log a to the power minus a and Ha. Ha is the ionized drug, and A minus is the ionized drug. एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लो। Implications is very important. What are the implications of this ionization? The implications are acidic drugs are largely unionized in stomach and absorbed faster, while basic drugs are absorbed faster in intestine. Sometimes there is also a process called ion trapping. यहाँ पे क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर ड्रग, जैसे कि क्लासिकली होता है एस्पिरिन के साथ, ये या इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स के साथ होता है, वो क्या होता है, वो एसिडिक ड्रग है। तो वो जब स्टोमक पे अंदर घुस जाता है इजिली, उसको अंदर जाने के बाद वो वहां पे आयनाइज्ड हो जाता है। आयनाइज्ड हो जाने से क्या होता है, वो दूसरे पार्टीशन जो है वो, दैट इज ब्लड स्ट्रीम में आसानी से नहीं जा पाते, तो सेल में वो ज्यादा टाइम रहते हैं, इसलिए देयर कैन बी गैस्ट्रिक इरिटेशन, पेप्टिक अल्सर। इससे इसका कारण आयरन ट्रैपिंग है। We will discuss in detail about it. लास्ट टू स्टेटमेंट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। Acidic drugs are excreted faster in alkaline urine, while basic drugs are excreted further in acidic urine. The question is, what is the importance? Why I have written these two lines? This is because this particular situation comes beneficial when there is poisoning, overdose of the drug. If a person is diagnosed with overdose of acidic drug, then what will you have to do? You have to administer urinary alkalizer to the patient. उसमें क्या होगा, यूरिन अल्कलाइन हो जाएगा, एसिडिक ड्रग्स एक्सक्रीटेड फास्टर हो जाएगा, एंड द सेम थिंग विल गो थ्रू फॉर बेसिक ड्रग। बेसिक ड्रग में आप क्या करोगे, यूरिनरी एसिडिफायर। क्लियर है लास्ट दो स्टेटमेंट? अच्छा, इसका Yes, कारण sir. और इसका ना, एक कभी कभार देखोगे एक एक्सप्लेन वाई देते हैं, कोई एक एसिडिक ड्रग उठा लेता है और उसमें देता है यूरिनरी एल्कलाइजेशन। एक बार ही आया था यूनिवर्सिटी एग्जाम में, एक्सप्लेन व्हाई urinary alkalizer should be administered in poisoning of this particular drug. I forgot the name. That was an acidic drug. So the reason is pretty simple. Acidic drugs, they will be excreted faster in alkaline urine, as they will be remain unionized in the alkaline urine, so they will be excreted faster. Clear? The next process in drug transport is filtration. Filtration is passage of drugs through aqueous pores in membrane or through paracellular space. Lipid insoluble drugs can cross if the molecular size is small. Majority of the intestinal mucosa and RBCs have small pores and drugs cannot cross through it. But capillaries have large paracellular space and most drugs can filter through this. Next is carrier-mediated transport. Very important thing. Carrier-mediated transport involves specific membrane transport proteins known as drug transporters or carriers. What happens is that the drug molecule binds to the transporter, gets translocated across the membrane, and are released on the other side of the membrane.
Obviously it is saturable and inhibitable. Saturable matlab, why it is saturable? There will be a time when the transporters are all occupied by the drug molecule. So even if you give the drug at that point, then no transporter is available. So at that point, it cannot be transported. So that is the meaning of saturable. Inhibitable, the drug transporters can be inhibited by other drugs too. Now, depending on energy requirement, carrier mediated transport can be either facilitated, that is passive, or active transport. Facilitative transporters move substrate of a single class down a concentration gradient, which is called uniport. You all know, no energy dependent, similar to entry of glucose into muscle, that is GLUT4. Amino acids in brain enter through this process. The antimetabolites can also, antimetabolites example methotrexate is an example of a drug which utilizes this facilitative transporter. Now we come to active transport, which is energy dependent. Active or concentrative transporters, they can move solutes against a concentration gradient. They are energy dependent. Primary active transporter, the biotransportation of drugs is directly coupled with ATP hydrolysis for deriving the energy and usually carried by ABC का full form क्या है? ATP binding cassettes. ATP binding cassettes. Primary active transporter, here the biotransportation of the drug is directly coupled with ATP hydrolysis for deriving the energy and is usually carried by ATP binding cassettes. Next is secondary active transport, where one ion or solute supplies the energy for the transport of the other ion or solute. For example, sodium ion, for example, it supplies the energy for transport of potassium. Then it will be called as secondary active transport. The major drug transporters which are used in these processes, active processes, are ATP binding cassettes. I have just told ATP binding cassette transporters superfamily, which in example is P-glycoprotein. P-glycoprotein can be found in intestinal mucosa, renal tubule, blood-brain barrier. Next is the solute carrier transporters. It is the secondary active transport. Example includes organic anion transporter polypeptide, organic cation transporters. Classically, OATP and OCTs are expressed in liver and renal tubules. They are very much involved in metabolism and excretion of drugs. The fourth process is called pinocytosis. What is pinocytosis? It involves the invagination of a part of the cell membrane and trapping within the cell of a small vesicle containing extracellular constituents. The vesicle contents can then be released within the cell or excluded from the other side of the cell. पिनोसाइटोसिस इस क्लासिकल एग्जांपल है इंसुलिन का जो ब्लड ब्रेन बैरियर का मूवमेंट होता है उसका वो होता है थ्रू पिनोसाइटोसिस. क्लियर? सो वी हैव कम टू नो अबाउट द processes of drug transportation, how drug transportation occurs. Usually this question is usually asked in viva. थियरी में आप लोगों को जहां क्वेश्चन होगा वो मैं बोल दिया हूं, जैसे कि पॉइजनिंग में यूरिनरी अल्कलाइनेशन वाला इशू, ये कभी कभार हम एग्जाम में पूछते हैं. अब हम आएंगे पर्टिकुलर प्रोसेस में, दैट इज एब्जॉर्प्शन.
Sir, what is the use of insulin in brain, sir? मतलब why should it cross the blood-brain barrier? मैम कभी कभार होता है ना कि हाइपोग्लाइसेम सेरिब्रल हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है, मतलब सॉरी सेरिब्रल हाइपरग्लाइसेमिया हुआ है, वहां पे इंपॉर्टेंस है. There is a particular condition you must have heard of, hyperosmolar coma, diabetic ketoacidosis. वहाँ पे importance है. Okay, sir. Okay. Now we will come to the particular process, that is particular topic of today, that is absorption of drugs. Just hold for a second. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. So, what is absorption of drug? Absorption is the transfer of a drug from its site of administration to the bloodstream. Now, it may so happen that the drug is administered by oral route. So, here absorption will involve the processes which are involved in transfer of the drug from the buccal mucosa to the bloodstream. Most of the drugs are absorbed by way of passive transport, which I have already told. इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टली ब्लड में जाता है, तो एब्जॉर्प्शन का जो फैक्टर्स है इन्फ्लुएंस करता है वो उतना नहीं आता है. नेक्स्ट, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आर इंपॉर्टेंट. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज factors affecting absorption. First, the important thing is what are the drug properties which actually affect the absorption process. Mainly they are aqueous solubility of the drug, the molecular weight, polarity of the drug. Next, in other words, the more a drug is aqueous soluble, the more it will be absorbed. Polarity, polar drugs are usually less absorbed, non-polar drugs are more absorbed. Blood flow to the absorption site. If the blood flow to the absorption site is more, the absorption will be more. Next, total surface area available for absorption. For example, the intestinal mucosa, that has got a larger surface area, as a result which the rate of absorption will be much higher in that particular. Next, which influences absorption is any affinity for particular tissue. You must have heard of a name of a drug called chloroquine, which is used in the management of malaria, right? सभी को तो पता ही होगा, कोरोना के चक्कर में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का नाम तब चल रहा था ना, दुकान दुकान में एक भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं मिल रहा था. जो बंदे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वैसे लेते हैं उन लोगों का एकदम बैंड बज गया था. तो दैट पर्टिकुलर इट इज अनदर मॉलिक्यूल लाइक क्लोरोक्विन. तो क्लोरोक्विन जो है वो मलेरिया में यूज करते हैं हम. क्लोरोक्विन कुछ कुछ डिजीज में ना लॉन्ग टर्म के लिए हम देते हैं. तो उसमें देखा है कि क्लोरोक्विन हैज गॉट पर्टिकुलर एफिनिटी फॉर patient tissues, particular tissues like liver, retina. Next, factors affecting absorption include the route of administration. Route of administration have been covered in the earlier class. If it is topical, if the route of administration is topical, then it depends on lipid solubility. Only lipid soluble drugs penetrate intact skin. Only few drugs are used therapeutically. Example,
ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ये कौन सी कंडीशन में हम टॉपिकल दे सकते हैं? ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, हाइसिन ब्रोमाइड, हाइसिन ब्रोमाइड कौन सी कंडीशन में दे सकते हैं? मोशन सिकनेस, मोशन 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 सिकनेस में हाइसिन ब्रोमाइड हम दे सकते हैं। एक्चुअली एक पैच ईयर के पीछे लगाते हैं। फेंटानिल, फेंटानिल is again a morphine analog which is used to alleviate pain. Then nicotine, nicotine patch आपने सुना होगा, nicotine patch is for smoking cessation. What I will rather want to emphasize is the second one, that sorry, next one you can see, this is organophosphorus compounds. This is a very important thing. Organophosphorus compound, even if it touches the skin, it can result in systemic toxicity. Are you all listening? Yes, sir. यहाँ पे हाँ, why I re-emphasize, देखो इसका कारण क्या है। सोचो आज से 4 साल बाद जब आप लोग, सॉरी 4 साल नहीं है, 3 साल बाद, 3 साल बाद जब आप लोग इंटर्न बन जाओगे ना, और हमारा इमरजेंसी में आप लोग पेशेंट मैनेज करोगे, तब देखोगे कभी कभार ना ऑर्गन फॉस्फोरस पॉइजनिंग आता है, पेशेंट सुइसाइडल होता है मेजॉरिटी। तो इसमें क्या करना होता है, आपको गैस्ट्रिक लावाज करना होता है, एट्रोपिन नाम का एक ड्रग है वो देना पड़ता है। इसमें आप लोगों के लिए क्या, मैं हम ये अभी बोल रहा हूं, ये हमेशा याद रखना, जब भी आप गैस्ट्रिक लावाज दोगे या पेशेंट को ट्रीट करोगे, देखना कि वो जो फ्लूइड है ना, वो आपके हाथ, मतलब ग्लव्स वगैरह हमेशा पहन के करना, कोई बॉडी सरफेस में टच नहीं होना चाहिए। क्यों? ये ऐसे कंपाउंड है जो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होके सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी कर सकता है। और वैसे इंसिडेंट्स है कि पेशेंट को ट्रीट करते करते डॉक्टर को ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का सिम्टम्स डेवलप हुआ। तो हमेशा याद रखना, एक ही पॉइजनिंग है जिसको ट्रीट करने के टाइम आपको यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेके काम करना है। याद रहेगा ना आपको? Yes, Yes, sir. Good. Next, subcutaneous and intramuscular. Drugs directly reach the vicinity of the capillaries, passes capillary endothelium and reach circulation, passes through the large paracellular pores, faster and more predictable than oral absorption. Exercise and heat increase absorption, adrenaline decrease absorption. ये एग्जाम्पल होता है सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट में जब हम कोई ड्रग देते हैं। The most important route of administration, I sure have been covered in the earlier class, is oral route. यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, that which affect absorption. One, physical state. फिजिकल स्टेट मतलब टैबलेट वगैरह थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, अगर कोई लिक्विड फॉर्मुलेशन दे रहे हो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। डोजेज फॉर्म में पार्टिकल साइज, द स्मॉलर द पार्टिकल साइज बेटर एब्जॉर्प्शन। देन डिसइंटीग्रेशन टाइम एंड डिसोल्यूशन रेट। डिसइंटीग्रेशन टाइम एंड डिसोल्यूशन रेट का मतलब क्या है? अच्छा, आपने तो टैबलेट देखे हो, टैबलेट जब आप ले पेशेंट को एडवाइस करोगे, पेशेंट ले लिया टैबलेट पानी के साथ, वो अपना पेशेंट का जीआईटी में चला गया, पहले क्या होगा, वो छोटे छोटे पाउडरी मॉलिक्यूल्स में ब्रेकअप हो जाएगा। इसको बोलता है कितने टाइम में ये इंटर बड़ा टैबलेट ये छोटे छोटे पार्टिकुलेट फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम। ये पार्टिकुलेट फॉर्म कब बॉडी फ्लूइड में एकदम सॉल्युबल हो गया, उसको बोलता है डिसोल्यूशन रेट। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन टाइम एंड डिसोल्यूशन रेट, लेसर द डिसइंटीग्रेशन टाइम द मोर द एब्जॉर्प्शन। डिसोल्यूशन रेट अगर हायर होगा, बेटर एब्जॉर्प्शन। फॉर्मुलेशंस, कैप्सूल, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स वहां पे इंपॉर्टेंट है। Then physiological factors I have already discussed. Ionization, the more ionized a drug, the lesser absorption, or less ionized, more absorption. pH effect, अगर मैंने आपको बताया कोई भी ड्रग आइदर वीक एसिड है या तो वीक बेस है। अगर वीक एसिड है तो वो गैस्ट्रिक पीएच में वो एब्जॉर्प्शन कम होगा, और बेसिक ड्रग जो है वो गैस्ट्रिक पीएच में आयनाइजेशन ज्यादा होगा उसका। ठीक है ना? और the same the thing is reversed when it reaches small intestine.
प्रेजेंस ऑफ फूड, प्रेजेंस ऑफ फूड देखो सभी ड्रग में ये इंपेयर नहीं करता है, कुछ कुछ ड्रग में ये एब्जॉर्प्शन को इंपेयर करते हैं, कुछ कुछ ड्रग्स में नहीं करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। इट इज नॉट दैट कि कुछ कुछ ड्रग देखोगे कि हम बोलते हैं कि खाने के बाद ही लेना, और कुछ ड्रग बोलते हैं कि खाने से पहले लेना। कौन सी ऐसे ड्रग का एग्जांपल दो जो कि हम खाने से पहले हमेशा लेने के लिए बोलते हैं? सर रेनिटाइडिन। Thyroxine. रेनिटिडिन, ओके, देयर इज अ बेटर वन, दैट इज अ बेटर वन। रेनिटिडिन से वही एक ही क्लास है, एंटी मतलब पेप्टिक अल्सर के लिए यूज होता है, और उसका नाम बताओ। मैं बताता हूँ। यस, पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, वेरी गुड, आई टेक इट। ये सारे, ये जो है पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, सारे हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। PPIs are always absorbed, मतलब always advised, they are always advised before breakfast ideally, ठीक है। Now there are certain instances where the absorption of certain drug is increased after food. ऐसे एग्जांपल दे सकते हो? लिख लो। ऐसे एग्जांपल है प्रोप्रानोलॉल, लिथियम। The absorption of certain drugs can be increased after food. एग्जाम्पल आपको ओरल में पूछ सकते हैं, ये ओरल में ही पूछते हैं। एग्जाम्पल है प्रोप्रानोलॉल। प्रोप्रानोलॉल यूजुअली यूज्ड फॉर controlling BPs, that is used in hypertension and several other cardiovascular diseases. Lithium is a drug which is used as an anti-manic agent. Now comes the reverse, that is there are certain situations where absorption of the drug can be decreased after food. Absorption of the drug can be decreased after food. The examiner can ask, give example. The examples are thyroxine, L-thyroxine to be precise, levothyroxine, which is used in the management of hypothyroidism, and rifampicin, which is used as an anti-tubercular drug. So you are sure about food, presence of food, how it involves the absorption, and presence of other agents। ये जो other agent मतलब दूसरे कोई ड्रग के साथ भी इंटरेक्शन होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। आपको पता है विटामिन सी तो आप बायोकेम में पढ़ा होगा। विटामिन सी इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन बाय रिड्यूसिंग इट इन फेरस फॉर्म। यस आप लोग इसलिए ना, Yes. इसलिए हाँ, इसलिए हम क्या Yes, sir. करते हैं, हम प्रेग्नेंट वुमेन को एडवाइस करते हैं कि देखो आप खाने के बाद, खाने में प्रोटीन हम ऑब्वियसली इन्वॉल्व करते हैं, और खाने के बाद आप विटामिन सी लोगे तो आयरन एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अच्छा, आप लोगों को ये तो एडवांटेज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर एजेंट। एक ऐसे एग्जांपल देते हैं जहां पे प्रेजेंस ऑफ अदर एजेंट इंपेयर एब्जॉर्प्शन। पहले वाला विटामिन सी आयरन क्या हुआ था, ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज किया। नाउ आई विल गिव एन एग्जांपल वेयर प्रेजेंस ऑफ अदर एजेंट विल हिंडर एब्जॉर्प्शन। कैसे एग्जांपल है, टेट्रासाइक्लिन होता है एक एंटीबायोटिक का नाम। कुछ कुछ इन्फेक्शन में आज भी हम टेट्रासाइक्लिन प्रेफर करते हैं। तो आपको याद रखना होगा कैल्शियम आयन और एनी फूड रिच इन कैल्शियम व्हेन टेकन विद टेट्रासाइक्लिन, कैल्शियम बाइंड्स विद द एंटीबायोटिक एंड प्रिवेंट्स इट्स एब्जॉर्प्शन। कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड व्हिच इज रिच इन कैल्शियम? मिल्क। सो Milk. मिल्क में कैल्शियम ज्यादा रहता है ना, मिल्क में कैल्शियम ज्यादा रहता है। तो मिल्क के साथ यूजुअली, मतलब काफी सारे फूड है, मैं जस्ट एग्जांपल कॉमनली टेकन फूड का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस मिल्क के साथ आप यूजुअली टेट्रासाइक्लिन नहीं दोगे, क्लियर है। अगेन आई रिपीट, टेट्रासाइक्लिन इज अ commonly, not so commonly used antibiotic nowadays. Earlier it was much commonly used. Nowadays there are resistance issues, as we all know. There are antibiotic resistance and all those issues. But even in today's date, tetracycline is a drug of choice for certain kind of infections, which we will deal when we will deal with the antibiotics. So these are the physiological factors which affect the absorption process.
Now, there is a particular thing which is called fast pass effect, fast pass metabolism. This factor is very important for absorption. That is, before the drug reaches the systemic circulation, the drug can be metabolized in the liver or intestine. As a result, the concentration of the drug in the systemic circulation will be reduced. What I mean is that, look, whenever a drug is administered by oral route, it goes first to the liver through hepatic portal circulation where it is metabolized. Now, there are certain drugs, for example, glyceryl trinitrate, morphine, which are almost 80% metabolized so that only a small amount reaches the systemic circulation. Now, as a medical personnel, what is the clinical significance of this fast pass metabolism? The drug which undergoes extensive fast pass metabolism should preferably be given by parenteral route. You know, glyceryl trinitrate में जो example दिया, that is a very drug of choice for terminating an acute attack of angina. Glyceryl trinitrate is an example of a drug which is given by sublingual route to relieve an acute attack of angina. The funniest part is that when given by sublingual route, it can bypass the hepatic fast pass metabolism. That's why we give this drug by sublingual route. This is the picture. Buccal mucosa and rectal mucosa can bypass the liver. Now we move to a very important part. Very important part मतलब ये एग्जाम में short note आता है. That is called bioavailability. Bioavailability is basically means the amount of drug available to the biological tissue. It can be defined as the extent or fraction of drug or percentage of drug that reaches systemic circulation in unchanged form after administration by any route. Now, there is a particular organization called United States Food and Drug Administration. They have defined, it's basically a regulatory authority in United States, drug regulatory authority in United States. Bioavailability has been defined by US FDA as the rate at which and the extent to which the active concentration of the drug is available at the site of action. Please note the word, दो चीजें important है, the rate at which and the extent to which the active concentration of the drug is available at the site of action. Now, bioavailability of drug injected IV is 100%, but whenever you give it by oral route, then the drug का absorption process आ जाता है, so it may be incompletely absorbed or it may undergo a certain level of fast pass metabolism. Ultimately, a lower fraction gets into the actual site of action. अभी देखो, अच्छा अभी ध्यान से देखो, मैं कार्ड को समझाना है. यहाँ पे क्या है, एक है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस. अच्छा, एक्स एक्सिस में है टाइम और वाई एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट में क्या दिया है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इन माइक्रोग्राम पर ml. अब यहाँ पे देखो 0, 5, 10, 15, 20 और टाइम पे 0, 5, 10, 15. यहाँ पे देखो ऊपर वाला एक है आपका डॉटेड कर्व और दूसरा है यहाँ पे लाइन लाइन लगा के रखा है. कैन यू सी ऑल? कैन यू सी ऑल? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आप देखो ये ऊपर वाला कर्व जो 20 से शुरू हो रहा है, that actually indicates AUC, that is what is AUC, area under curve. आपने ड्रग दिया था जब IV रूट में
तो एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट वाज 20, जब आपने दिया था, क्योंकि आप डायरेक्ट ब्लड में दे रहे हो, एब्जॉर्प्शन का कोई बात ही नहीं, तो पूरा वहां पे ड्रग पहुंच गया और 20 mcg आपका पर ml पहले ही कॉन्सेंट्रेशन रीच हो गया। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है। देखो टाइम के साथ साथ उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है। इनिशियली सबसे हाई, इनिशियली आईवी देने का मतलब होता है इनिशियली हाईएस्ट, धीरे धीरे एकदम बेसलाइन की तरफ भाग रहे हैं। अब दूसरा जो यहाँ पे लाइन वाला जो कार्व है दैट इज द कार्व 2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनिशियली 0 पॉइंट में धीरे धीरे राइज हुआ, अराउंड 2.5 घंटे या 2 घंटे में इसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन रीच हुआ, फिर धीरे धीरे उसका एक्सप्रेशन हो रहा है। दिस इज इफ यू फाइंड दिस ग्राफ, कभी कभार एग्जाम में पूछ सकते हैं ऐसे कार्व देखे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ओरल। ओरल में क्या होगा, इनिश 0 से शुरू होके मैक्सिमम जाएगा फिर धीरे धीरे फॉल करेगा। और आईवी क्या कब इंडिकेट होता है, ऊपर मैक्सिमम से एकदम सीधा नीचे आएगा। बायोअवेलेबिलिटी कैसे डिटरमिन करते हैं? बायोअवेलेबिलिटी इज डिटरमाइंड by comparing the area under curve per oral by area under the curve IV into 100%. This bioavailability is represented by F. So bioavailability of a drug can be determined by giving it by IV route and measuring the plasma concentration at different intervals. The same process you have to repeat by giving the drug orally and taking the plasma concentration at different time interval. Then what you will get is that you will get two time plots, two time concentration drug plots. You have to compare the area under curve of the oral route by area under curve by IV route and multiply it by 100. Then only you can get the bioavailability, which is represented by the word if. Now यहाँ पे कभी कभार एक सवाल पूछते हैं, ये जो पीक पॉइंट है ना, आप देख रहे हो, ये जो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो पीक पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखो, in other words, what does it indicate? It indicates that at this point the concentration of the drug was maximum, that is around 5 mcg per ml when given by oral route. इसको हम क्या बोलते हैं? C max, that is maximum concentration which can be achieved. C max. Clear? Yes, sir. Now the factors affecting bioavailability, ये again is a oral को, it's again is a basically कभी कभार ना जो सेमिस्टर एग्जाम में ये सवाल पूछता है, define bioavailability, enumerate the factors affecting bioavailability and mention its clinical significance. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी हो क्या क्या हो सकता है? एक तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर जैसे पार्टिकल साइज, सॉल्ट फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म, वाटर ऑफ हाइड्रेशन, नेचर ऑफ एक्सिपिएंट्स। अच्छा, एक्सिपिएंट्स क्या होता है? एक ड्रग जब देखते हो ना, अब देख सोचो एक टैबलेट की बात सोचो, टैबलेट में दो चीज रहता है, एक होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसको हम बोलते हैं एपीआई, और दूसरा है एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो शेल्फ लाइफ स्टेबल हो जाए, मतलब ड्रग मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाए थोड़ा सा लॉन्ग टाइम। हम क्या होता है, ड्रग मैन्युफैक्चर्ड होता है और एक्सपायरी में देखोगे 1-1.5 साल रहता है, ये एक्सपायरी ऑलमोस्ट प्रिजर्वेटिव भी कभी कभार ऐड कर देते हैं, तो ये सारे चीज एक्सिपिएंट के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड दे आर मिक्स्ड विद एक्सिपिएंट्स। द नेचर ऑफ एक्सिपिएंट कैन इम्पेयर द बायोअवेलेबिलिटी. The degree of ionization, obviously it can impair bioavailability because it affects the absorption process. All these things basically influence the absorption process, as a result of which
you will get that they are affecting bioavailability. Pharmacological factors, गैस्ट्रिक मोटिलिटी ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज, फॉर एग्जांपल इन क्रोन्स डिजीज, वहां पे विलाई आपका डिस्ट्रॉयड हो जाता है पेशेंट का, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन कम होगा. प्रेजेंस ऑफ फूड कैसे करता है, आई हैव डिस्कस्ड. First pass effect for certain drugs, example propranolol, example morphine, there is high fast pass metabolism, as a result of which the bioavailability of the drug when given by oral route is very low. You have to resort to some parenteral formulation, parenteral form of drug administration to counteract it. Next is drug-drug interaction. If you give two drugs, for example, what I have discussed, that is vitamin C and iron, there is some drug interaction, as a result of which the iron absorption will be increased. The last one is very important, pharmacogenetic factors. Pharmacogenetic factors is also very important, which we will cover in next lecture, how pharmacogenetic factors, what pharmacogenetic factors are influencing bioavailability. So earlier we discussed about there are 6 points in pharmaceutical factor. Next, pharmacological factor. This is also very important. These two are the primary factors which influence the bioavailability of a drug. Now we move to, अच्छा यहाँ से अगर एब्जॉर्प्शन से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बायोअवेलेबिलिटी है. बायोअवेलेबिलिटी का शॉर्ट नोट आता है, अगर शॉर्ट नोट आए तो डेफिनेशन लिखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी लिखना. ठीक है. Next we move to distribution of the drug. Distribution of the drug, it is the passage of the drug from the circulation to the tissue and its site of action. The extent of distribution of drug depends on its lipid solubility, ionization at physiological pH, extent of binding to plasma and tissue protein, and differences in regional blood flow. For example, in congestive heart failure, uremia, cirrhosis, CHF में वॉल्यूम ओवरलोड होगा, यूरेमिया में अगेन किडनी का फेलियर है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा रहेगा. सिरोसिस अगेन देयर इज फ्लूइड ओवरलोड. यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? Volume of distribution is defined as that volume that would accommodate all the drugs in the body if the concentration of the drug was same as in plasma. I repeat, apparent volume, because it is very oftenly asked in Viva question. Apparent volume of distribution is defined as the volume that would accommodate all the drugs in the body if the concentration was same as in plasma. ये पिक्चर दिखा के मैं आज का क्लास खत्म करूंगा. ये जो पिक्चर, इसको समझने का कोशिश करो. यहां से मैं ड्रग ब्लड में दिया था, टोटल ड्रग इन द बॉडी, यहाँ पे डोज क्या था, 1 ग्राम डोज था. ठीक है. अब देने के बाद आप ब्लड से ये एक बार एस्टिमेट करने के लिए प्लाज्मा में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन एस्टिमेट करने के लिए आप थोड़ा सा ब्लड लिया है. देखा क्या, देखा उसमें कॉन्सेंट्रेशन ये आया 50 मिलीग्राम पर लीटर. तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग होगा टोटल जितना दाग आप दिए हो, दैट इज 1000 mg, और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जो पेशेंट ने अचीव किया है वो है 50, दैट बिकम्स 20 लीटर. हमारे बॉडी में वॉल्यूम कितना है, हमारा बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर. 5 to 6 liters. 5 लीटर. हाँ, आई टेक इट. तो ये तो मतलब एस्ट्रोनॉमिकल फिगर हो गया ना, 20 लीटर. आई कैन गिव यू, देयर आर एम्पल एग्जांपल्स, 1300 लीटर, देन अराउंड 10,000 लीटर, ऐसे भी हो सकता है. तो ये तो फिक्टिशियस फिगर हो गया. यहीं पे टर्म आता है एपरेंट. ये हम पकड़ लेते हैं कि ये ड्रग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, मतलब ब्रेन में जितना कॉन्सेंट्रेशन है टो में भी उतना कॉन्सेंट्रेशन है, तब जाके ये 20 लीटर बनता है. लेकिन एक्चुअली
ड्रग कभी वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। ड्रग डिस्ट्रीब्यूट्स इन कंपार्टमेंटल मॉडल। कंपार्टमेंटल मॉडल मतलब उसका ना ड्रग का एफिनिटी फॉर सर्टेन टिश्यूज रहता है। किसी ड्रग को लीवर पसंद है, किसी ड्रग को ब्रेन पसंद है, तो जिसको लीवर पसंद है वो लीवर में ज्यादा रहेगा, ब्लड में कम रहेगा। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमेशा हमेशा ये याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, whenever you are talking about volume of distribution, that is bound to be apparent because the very hypothesis on which this particular concept is defined, that assumes that the volume will accommodate all the drug that you have administered in the concentration which is same as in plasma throughout the body। ऐसे नहीं होता। जो ड्रग लिवर में ज्यादा बाइंड होता है वो प्लाज्मा में, ब्लड में कम आएगा। तो ब्लड में कम आएगा तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा या ज्यादा। अगर कोई ड्रग 1000 mg आप दे रहे हो, उसका अगर लिवर में ज्यादा जाता है तो ब्लड में वो कम आएगा या ज्यादा आएगा? बोलो। सर कम 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 आएगा, आएगा, कम। ब्लड में कम आएगा तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ, अगर डिनोमिनेटर कम हो गया तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा या कम घटेगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। वेरी गुड, ये याद रखना। नेक्स्ट दिन हम इसी से शुरू करेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग and clinical importance and redistribution, which is again comes as a short note. There are two short notes which are asked from this chapter, this particular area. One is volume of distribution per se, the second is redistribution. There is a particular drug called thiopentone which shows redistribution. It is very commonly asked, which we will discuss the next day। ठीक है? कोई दिक्कत है अभी समझने में? सर, हाँ हाँ बोलो। सर हमने कहा कि जो ड्रग्स एक्वस मीडियम में ज्यादा सॉल्युबल हैं वो ज्यादा जल्दी अब्जॉर्ब होंगे, और वहीं पे हमने कहा कि जो ड्रग्स मतलब ज्यादा पोलर हैं, सॉरी ज्यादा आयनाइज होते हैं, वो कम अब्जॉर्ब होंगे। तो सर यूजुअली पोलर ड्रग्स जो हैं वो नहीं, ज्यादा जो पोलर हैं वो कम अब्जॉर्ब होंगे। तो सर यूजुअली तो ज्यादा पोलर सब्सटेंसेस वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं ना, तो सर ये चीज उल्टी नहीं हो गई? नहीं, एक सेकेंड, एक फैक्टर को देख के मत हिसाब करना। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर को मत देखना। मतलब क्या होता है, यहाँ पे एब्सोल्यूट बोल के कुछ नहीं होता, ठीक है ना। मतलब सोचो, जिसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, बॉडी फ्लूइड में जब ड्रग जा रहा है ना, बॉडी फ्लूइड का पीएच चेंज कर रहा है। जैसे मतलब ओरल म्यूकस, मतलब बक्कल म्यूकोसा से शुरू करके वो जब ड्रग जा रहा है ना, दैट इज एक्सपीरियंसिंग अ चेंज ऑफ पीएच। अब दो देखो, यहाँ पे एक चीज सिर्फ वेरिएबल नहीं हो रहा है, मजा देखो। एक जगह तो इस बॉडी का पीएच चेंज हो रहा है through as it passes through the mucosa, different mucosa comes across the mucosa, and next is drug has also got its intrinsic nature, whether it may be basic, it may be acidic, ठीक है। उसका भी एक नेचर है, वीक बेसिक या वीक एसिडिक। तो ये सारे इंटरप्ले आते हैं, फिर लिपिड सॉल्युबिलिटी, फिर लिपिड वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट, फिर पोलरिटी, सारे चीज एक साथ प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपको याद रहे, मतलब सारे चीज एक्चुअली प्ले करते हैं, नॉट अ सिंगल फैक्टर डिटरमिन्स। यू गेट माय पॉइंट? ओके सर। So in my next class I will cover about the details of volume of distribution. आज जो पढ़ाया उससे जो important question बायोअवेलेबिलिटी का आता है, ठीक है ना। हम लास्ट मतलब मेरा 3 क्लास है, मैं नेक्स्ट दिन मेटाबॉलिज्म और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेटाबॉलिज्म शुरू कर दूंगा। और थर्ड क्लास में एक्सक्रीशन के बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चंस जो एग्जाम में आता है पॉपुलरली वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। ओके सर। ओके सर। ओके सर। हाँ, तो थैंक यू ऑल। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। प्लीज आज जाके Thank एक you, बार sir. बुक पढ़ लेना। हाँ प्लीज आज जाके एक बार बुक पढ़ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर।
थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। सर अटेंडेंस वो मैं तो डाउनलोड कर रहा हूँ ना आपका अटेंडेंस। एक्चुअली आई डाउनलोड इट, देयर इज अ बटन हियर, डाउनलोड Okay, अटेंडेंस sir. Okay. होता है, तो मैं Thank you, sir. थैंक यू सो मच। Thank you. In case of, hello, are you all people there? In case of any problem, Yes, sir. Yes, sir. one thing I will do, I will just write my mail ID. In case you have any problem while reading the book, please get back to me at this mail ID. कौन सी बुक पढ़ रहे हो, कौन सी जगह है, वो कट कॉपी पेस्ट कर ला और मेरे को ये मेल आईडी में भेज देना। देखो मेरा मेल आईडी मैंने डाल दिया हूँ, ये मेल आईडी में भेज देना मेरे को। अगर कोई भी क्वेरी है ना, वो जगह कट कॉपी पेस्ट करो एक वर्ड डॉक्यूमेंट में और मेरे को इस मेल आईडी में भेज दो। ठीक है, नहीं दिख रहा। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय।